દર્શક મિત્રો નમસ્કાર. આજકાલ વાતાવરણમાં ન ગમે એવી ઘટનાઓના સમાચાર ચમકતા રહે છે. અમેરિકા જેવા દેશમાં બે માતબર બેંકો બંધ પડે અને એના કારણે વિશ્વમાં પણ અન્ય દેશોમાં અને અમેરિકામાં વધુ બેંકો બંધ પડશે એ પ્રકારની દહેશત ફેલાય. અંદાજ પ્રમાણે 201 બેંક બંધ પડી શકે છે અને એ થાય તો શું થશે, क्या होगा अगर ये हालात हुए तो, इसकी अगर कल्पना भी हम करें तो बिहावनी लगती है. इस परिस्थिति में हमने आज ये मुद्दे पे, जिनके सामने पूरा विश्व रहता है और जो वैश्विक प्रवाहों के अच्छे जानकार है, मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद भी जिन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करके आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के सभ्य बने, और हमारा एक गर्व है, फख्र है कि वो अनेक देशों में राजनयिक की हैसियत से और राजदूत की हैसियत से काम कर चुके हैं. डॉक्टर केतन शुक्ला की बात कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए नए नहीं है. डॉक्टर केतन शुक्ला से आप परिचित भी हो. मैं नहीं मानता कि उनका परिचय देने में कोई ज्यादा समय मुझे खराब करना चाहिए. सीधा केतन भाई आपके पास आता हूं. ये जो दहशत अभी फैल रही है दुनिया भर में, जो हादसा सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ और एक बैंक के साथ हुआ, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उसने डगमगा दिया, ऐसा कहे तो कोई वो नहीं है. मगर फिर भी उनके पास डॉलर है. वो एक सबसे बड़ा शस्त्र इनके पास है. डॉलर छाप सकते हैं और इनमें से कहीं न कहीं रास्ता ढूंढ लेंगे. मगर कहा गया ऐसा समाचारों में, और एनालिस्ट जो है वो भी कह रहे कि और बैंकें भी, और न सिर्फ अमेरिका में, यूरोप से लेके पूरे विश्व में इस तरह की मंदी की झपट में आएगी, और वो अगर हुई तो मुश्किल होगी. दूसरी बात यह है कि अभी भी ये फेड के रेट बढ़ाने के बाद भी जिस तरह से महंगाई पे काबू आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और अभी भी और रेट बढ़ाए तभी क्या परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि उससे तो मंदी होगी, पैसे महंगे बनेंगे, खर्च कम होगा. तो इस परिस्थिति में क्या, जो बात पहले 2008-2009 के समय पे रघुराम राजन ने कही थी, इस तरह के वैश्विक मंदी के आसार आपको दिखते हैं क्या? क्या परिस्थिति है ये? परिस्थिति 2008 जितनी खराब नहीं है, पर इतनी अच्छी भी नहीं है. तो ये जो आपने बैंक की क्राइसिस कही, उसकी हम कोई अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे. पर ये जो हुआ है, तो 2023 में एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में होती है, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने सबका एक पोल किया था इकोनॉमिस्ट का. तो 2/3 ने कहा था कि 2023 में जीडीपी कम होगी. वो सही बात है. और वर्ल्ड बैंक ने भी जनवरी में कहा था कि इट इज क्लोज टू फॉलिंग इनटू रिसेशन. आईएमएफ हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, तो उनका आपने देखा होगा कि हमेशा जो ग्रोथ रेट देते हैं वो कट करते हैं, ये करते हैं. तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना नहीं होगा. दो चीजें हैं. एक तो दो कंट्री का तो बहुत क्लियर है, यूके की इकोनॉमी 100% श्रिंक होगी. यूएस वो नैरो पाथ था कि एस्केप कर सकता था, पर 2 वीक में कि जो घटनाक्रम हुए है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद यूएसए में भी थोड़ी दिक्कत आएगी. पर जैसा आपने बताया, हम जब बैंकिंग का डिस्कस करेंगे कभी,
तो ये अमेरिका में मेरे ख्याल से उन्होंने काफी स्टेप लिए हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा बैंक टूट गया है, वो क्रेडिट स्विस है। ये जो स्विट्जरलैंड का एक कहते हैं कि उनका नाक जैसा होता है, उन्होंने स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने $50 बिलियन दिए हैं, और क्रेडिट स्विस जिसकी वैल्यूएशन 100 ऑफ बिलियन में जाती थी, वो $3.2 बिलियन में उन्होंने खरीद लिए है। तो ये चीजें हैं, तो शायद ये हम थोड़े 5-7 दिन और देखते हैं, क्योंकि और भी 2-3 बैंकों की बातें चल रही है। फेड का जो आपने कहा वो एकदम सही है। आज फेड 25 बेसिक पॉइंट बढ़ाने वाला था, पर अभी तक उसकी कोई घोषणा हुई नहीं है। तो ये है कि फेड भी अभी कंफ्यूजन में है कि क्या करे। तो सबसे बड़ा रीजन जो ग्लोबल डिसीजन आ रहा है, उसका फेड रेट बढ़ना है। सेंट्रल बैंक ने एक सिंपल है कि जो हम सभी इकोनॉमिस्ट यूनानिमसली एग्री करते हैं कि जब जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, तब तब इन्फ्लेशन डाउन होता है। पर इस बार इन्फ्लेशन जो पहले इकोनॉमिस्ट ने 3-4 दशक में किया है, उस तरह इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है। तो अब इनके पास दो चॉइस है, एक तो प्राइस बढ़ने दे, या रेट बढ़ा के रिसेशन की और थोड़ा बहुत इकोनॉमी को जाने दे। जनरली इन लोगों का टारगेट 2% होता है। तो इसमें यह है कि जब भी इन्फ्लेशन को काबू में लाने की कोशिश होती है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता ही है, और वो होगा। तो मंदी कितनी आएगी वो हमें देखना पड़ेगा। यू की सिचुएशन पहले से थोड़ी अच्छी है, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस विंटर में थी, तो विंटर इस बार थोड़ा अच्छा रहा है। तो पहले जितनी जो थी इतनी खराब हालत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमेशा जब भी इंटरेस्ट रेट लो रहता है, आपने देखा होगा कि कई सालों तक जापान में 0% रहता था। इवन ईयू और अमेरिका से भी कई लोगों ने लोन ली थी जो 1% कम इंटरेस्ट रेट पे थी। अब ये जो इंटरेस्ट रेट कम होता है, वो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, और लोग ज्यादा बैंक से लेते हैं। तो ये एक मुश्किल, तो इसमें सबसे पहले हम ये पूरी परिस्थिति जो मंदी आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन एक तो ये है कि कोविड में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत लूज रही थी। इसलिए क्या था कि लोगों को काफी पैसे दिए। जब अमेरिका ने $1.8 ट्रिलियन का पैकेज दिया था, यूरोप में भी काफी पैकेज मिले थे, हमारे यहाँ मिले थे, उतने बड़े नहीं थे, पर हमारे यहाँ भी पैकेज दिए थे। तो इसकी वजह से क्या हो कि जब कोविड खत्म हुआ, तो जो पेंट अप डिमांड थी, लोगों के पास पैसे थे। अमेरिका में इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीजन यही मानते हैं कि इतने सारे लोगों को इतने पैसे दिए गए। पहले 400 मिलियन दिए थे, फिर 1.8 ट्रिलियन। तो ये पूरा $2 ट्रिलियन जितना जो लोगों के पास पैसे थे, और लोग बाहर जा नहीं रहे थे, तो एक पेंट अप डिमांड थी। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि प्राइस राइज बहुत ही जल्दी बढ़ी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही सेंट्रल बैंक के पास एक होता है जिसको हम फेड कहे या हमारी आरबीआई कहे। तो एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के बोरोइंग कॉस्ट बढ़ाए लास्ट ईयर। ये आपको ताज्जुब होगा कि अभी फरवरी में फेड ने लास्ट बढ़ाया था। 4.5% इंटरेस्ट रेट खाली एक साल में फेड ने बढ़ाया है। तो जो जो इकोनॉमी 0 या 1% इंटरेस्ट रेट पे रहती थी, वो 4.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। ईयू ने 2.5% बढ़ाया है, हमने भी बढ़ाया है, पर ब्राजील ने 11.5% और श्रीलंका ने 10% 2021 मार्च के बाद बढ़ाया है। तो इससे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से तीन चीजें होती है कि लोगों के पास जो पैसे होते हैं, तो कंज्यूमर आइटम जैसे होती है कार है और लग्जरी आइटम, और दूसरा जो वैकेशन में जाते हैं, तो ये सब कम हो जाता है, कि जिससे एक डिमांड साइड में थोड़ा बहुत कम हो। पर जो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, उसकी सबसे बड़ी इंपैक्ट दो चीजों पे होती है। एक तो हाउस होल्ड आइटम, जिसमें जो एनर्जी है, फूड बास्केट है, और पर्टिकुलरली रेट बढ़ने से मंथली, ये हमारे यहाँ ईएमआई की कई लोगों को दिक्कत हो रही है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में। पर अमेरिका और यूरोप, जहाँ लोग क्रेडिट कार्ड और मॉर्गेज लेके बैठते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। हमारे यहाँ भी अब ईएमआई काफी बढ़ रहा है। और आपको आपने न्यूज में भी कई बार पढ़ा होगा कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जिन्होंने कार पे लोन ली है, घर पे लोन ली है, तो इन सबको एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। रेट अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट उनको 2% पे लाना है, वो इतना आसान नहीं है। और इसकी वजह से इसकी इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड में सबके ऊपर पड़ेगी। आप देखो तो
ये जो इन्फ्लेशन है वो लास्ट ईयर अमेरिका में 9.1% था, जो कई दशकों में ज्यादा है, और अब थोड़ा थोड़ा दिसंबर में 6.5% पे आया है, जो ज्यादा है। ब्राजील में भी अच्छा है, 10.1 से 5.8 आया है। यूरोप में थोड़ा कम हुआ है। सो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, पर ये जो कम हो रहा है वो कितना आगे जाके कंट्रोल में रहेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होगा। तो जब तक ये विशियस साइकिल चलेगी तब तक दो चीजें होगी। एक तो ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बिटर पिल है, उसकी इम्पैक्ट कई चीजों में होगी। एक तो जॉब जॉब काफी गड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये वर्कफोर्स है, उनके ऊपर भी इनकी इम्पैक्ट आने वाली है। अब एक दूसरी चीज इसके साथ होती है, जो हमारे यहाँ तो इनकम लोगों की कम हो रही है, पर कई देशों में अब हायर वेजेस मीन्स इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। पर्टिकुलरली अमेरिका, ब्रिटेन और इवन फ्रांस में भी लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो इससे उनको वेज बढ़ाना पड़ेगा। ब्रिटेन में तो कंटिन्यूस स्ट्राइक चल रही है, अमेरिका में भी अब टीचर और सब यूनियन स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव स्पाइरल होगा, जिससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं उनकी जो कॉस्ट है बढ़ेगी। अब ये कॉस्ट बढ़ेगी, उसके साथ साथ जो चीजें हैं उनकी प्राइस भी बढ़ेगी, उनकी सर्विस की प्राइस बढ़ेगी। तो ये जो नेगेटिव स्पाइरल होगा, तो एक कंपनी जो है वो पास ऑन पब्लिक को करेगी। और ये जो नेगेटिव स्पाइरल है, इसकी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी जो सबसे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि उनका बार्गेनिंग पावर सबसे कम रहता है, उनके रिसोर्सेज सबसे कम है, और उनके पास सेविंग भी कम होता है। सो ये जो मंदी आएगी वो हर एक कंट्री वाइज डिफरेंट उसका होगा। पर्टिकुलरली जहां जहां ज्यादा एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी है, वहां रिसेशन कम होगा। जहां मॉनेटरी पॉलिसी लूज होगी, वहां फुल फ्लेज रिसेशन देखने को मिलेगा। अमेरिका की दुविधा यह है कि 50 साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है। तो ये जो है कि लेबर मार्केट है वो बहुत स्ट्रांग जा रहा है। तो इसीलिए इनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट कहाँ तक बढ़ाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक मकसद होता है कि लेबर फोर्स थोड़ा कम हो, डिमांड साइड में थोड़ी जो ये है वो कम होनी चाहिए। पर ग्लोबल इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। 2022 में जो 8.8% था, वो 23 में 6.6% मानते हैं। प्री पैंडेमिक लेवल में 3.5, जिसे मैंने कहा बहुत कम था, 3.5 एवरेज है, पर कई देशों में 1% या 1% से नीचे भी था। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत अब ये हो रही है कि कैसे ये सबको कंट्रोल करे। तो डिमांड प्रॉब्लम है, वो तो सेंट्रल बैंक करेगी। दूसरा प्रॉब्लम अब इस मंदी में ये आएगा कि जो सप्लाई साइड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जो देश है उनको करना चाहिए, और उनको करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली एनर्जी। तो इसके लिए यूरोप में काफी अच्छे स्टेप लिए गए हैं। उन्होंने टोटल 600 बिलियन यूरो का पैकेज बनाया है। तो इसमें यह है कि फ्रांस, तो उन्होंने ये किया, दो कंट्री में अच्छा है, फ्रांस और स्पेन। फ्रांस ने 2021 में गैस प्राइस फ्रीज कर दी, हाउस होल्ड गैस की। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्राइस भी फ्रीज कर दी, और 2022 में खाली 4% इंक्रीज होगा। 2023 के लिए उन्होंने कहा कि 15% इंक्रीज कर सकते हैं। ये स्पेन ने भी किया है, पर साथ साथ उन्होंने ये किया है कि गरीब जो लोग हैं उनको कैश ट्रांसफर होगी। तो ये जो है कि यूरोप में और अमेरिका में, यूरोप में पर्टिकुलरली हाउस होल्डर कंपनियों को एक सपोर्ट मिलेगा। 1.2% जीडीपी का सपोर्ट के लिए उन्होंने सेपरेट किया है। जैसे मैंने बताया वो $600 बिलियन से ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से इन देशों में रिसेशन कम आएगा। बाकी जो कंट्री है, इसका सबसे ज्यादा एक कंट्री है जापान, कि जहां इन्फ्लेशन वर्ड लोग भूल गए थे, वहां नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था। अब उनके लिए इन्फ्लेशन रेट सबसे ज्यादा है। ऐसे कंट्रियों में एक जापान है। तो ये है कि प्राइस राइज बढ़ रही है, रेट हाइक होगा। तो इस परिस्थिति में हम, आपने जैसे कहा कि पहले रिसेशन हुआ था, तो हम उसका देखें। सबसे पहला रिसेशन आया था 1975 में, एक ग्लोबल रिसेशन हुआ था। उसमें मॉनिटरी पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं रखी थी। इस बार फेड क्यों रेट बढ़ा रहा है? उन्होंने रेट जल्दी बढ़ाए नहीं और उसको जाने दिया। तो 1982 में जबरदस्त ग्लोबल रिसेशन हुआ, और इस वजह से
अब ये जो इकोनॉमिस्ट है वो घबरा रहे हैं, फेड भी घबरा रहा है कि इसको कि यदि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो 1982 जैसी ग्लोबल क्राइसिस नहीं हो। तो उस टाइम यूरोप और अमेरिका में डिप्रेशन हुआ था। बड़े-बड़े जो रिसेशन देखे तो 75 में हुआ था, 82 में हुआ था, 91 में हुआ था, 2009 में हुआ था और 2020 में। इस बार जो है वो 2009 और 2020 से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, पर जो वर्कर्स है तो लाखों लोगों की जॉब जाएगी। और एक जो लोग कहते हैं कि सॉफ्ट ब्लो होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा, तो पेनफुल डिसइन्फ्लेशन इज अ मिथ। ये होने के चांसेस बहुत कम है। आईएमएफ ने जो ग्रोथ रेट दिखाए हैं वो 2.9% 2023 में दिखाते हैं, 3.4% जो 2000 2.7% से अब उन्होंने 3.4। आईएमएफ का मैंने कहा ना थोड़ा ज्यादा लिबरल रहता है। वर्ल्ड बैंक वो लिबरल है। सही 1.7% है। कह रहा है। तो इसमें स्ट्रांग ग्रोथ जो जो कंट्री में होंगे उसमें एक तो है अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, जिसमें इंडिया इंडिया का ग्रोथ रेट 6% के आसपास कह रहे थे, पहले 7 कहते थे, अब 6 किया। 5% हो तो भी काफी अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि जो सप्लाई चेन है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। चाइना और अमेरिका के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। और अभी जी की विजिट जो रशिया हुई उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में सभी लोग ये मान रहे हैं एक्सपर्ट के अब चाइना की सप्लाई चेन के ऊपर यूरोप और अमेरिका को भरोसा नहीं रखना चाहिए। अब इसमें यह है कि जो यदि ये इंटरेस्ट रेट से ज्यादा टाइट करे तो भी दिक्कत है, कम करे तो भी दिक्कत है। तो इसमें एक दूसरा दो चीजें हुई, एक पैंडेमिक और दूसरी यूक्रेन वॉर ने एनर्जी प्राइस, फर्टिलाइजर प्राइस, फूड प्राइस सब बढ़ा दिया। अब इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगी लो इनकम कंट्रीज जो अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है। हम लोग मिडिल इनकम में है पर हमारी पॉपुलेशन काफी है। सो इसकी इम्पैक्ट इंडिया में भी आएगी। इसकी एक सबसे बड़ी ये होगी कि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसकी सामने कंपनियां कॉस्ट कटिंग करने के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कम करेगा और वर्कर को ले अप करेगा। तो ये बैंक का अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में 3 लाख के ऊपर आईटी वाले, उसके बाद अमेजोन और सभी ने ले ऑफ करना शुरू कर दिया है। प्रॉफिट उनका अच्छा है लास्ट ईयर, फिर भी उन्होंने ले ऑफ किया है। इसकी वजह से विप्रो और कुछ कंपनियों में भी अभी आपको ले ऑफ दिखाना शुरू हो गया होगा। तो ये जो है कि पूरा दो चीजें ये डिसाइड करेगी जो 4 महीने में पिक्चर क्लियर होगा। एक तो जियो पोलिटिकल ट्रेंड कि जो ये ट्रेड वॉर है, कोल्ड वॉर टाइप, रशिया की वॉर की वजह से चाइना के अगेंस्ट अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और बाकी कंट्री आगे क्या स्टेप लेंगे। और दूसरी ग्लोबल ट्रेड एक्टिविटी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन से ही डिसाइड होगी। तो ये दो चीजों की वजह से एक प्लेन के पास हमें कहे तो पैंडेमिक के बाद एक जेट जैसे बिना रडार, बिना कोई ये लैंड कर जाता है हॉस्टाइल वेदर में, पर अब लैंड तो हो गया, पर आगे अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्योंकि ये आज के दिन में 4 दशक में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है और सबसे बड़ा सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है। तो इनमें एक ही सॉल्यूशन है कि सब इकोनॉमिक पॉलिसी सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया यू में इतना खराब नहीं होगा, पर यूएस में जो अच्छा मानते थे वो बैंक की क्राइसिस बढ़ती जा रही है। 2 बैंकों में प्रॉब्लम है, तीसरी एक बैंक में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है न्यूयॉर्क में। सिलिकॉन वैली बैंक में जो हुआ तो इसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने की बात कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट क्रंच होगा। तो ये जो है कि पूरा माहौल अच्छा था, थोड़ा बहुत दिख रहा था, वो अब खराब होता जा रहा है। और जैसे एक प्लेन टेल स्पिन में आ जाता है और उसके बाद ये टेल स्पिन मीन्स जो मार्केट कॉन्फिडेंस है कम हो रहा है और इंजन बंद हो रहा है। जैसे कि लैंडिंग कैसे करेंगे, तो जेपी मॉर्गन जैसे लोग भी अब कह रहे हैं, तो अभी तक कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा। जैसे मैंने ये को एक इकोनॉमी में एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है केमेन मिन्स्की, तो इसको मिन्स्की मोमेंट कहते हैं कि जब भी एक्सटेंडेड बुल रन होता है तो उसका एंड एक एपिक मोन्यूमेंटस कोलैप्स से होता है। और ये जो बुल रन है वो 2009 से 2020 तक चला है। सो एक इकोनॉमी में स्टैंडर्ड सिंपल रूल है, नथिंग हैपेंस इन डिकेड देन विद इन वीक्स इट हैपेंस व्हिच विल अफेक्ट द डिकेड्स। सो अब
जो 4-5 वीक में जो हुआ है, वो अगले कुछ सालों के लिए इसकी इम्पैक्ट रहेगी। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोगों ने जिसने बॉन्ड खरीदे थे, तो जो अमेरिका में एसवीबी बैंक में हमारे भी 40 एक जो कहते हैं ये आईटी वाले थे, उनके पैसे फंसे हुए हैं। इसके सिवा जो इंक्यूबेटर और जो नए-नए कंपनियों को जो इन्वेस्टमेंट होता था, वो अब कम हो जाएगा। और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने वहाँ हमारे यहाँ तो काफ़ी कम पैसे है, पर वहाँ $2.5 लाख उतनी गारंटी दी है। पर ये गारंटी इतनी इनफ नहीं है, क्योंकि स्विस क्रेडिट में $50 बिलियन के बॉन्ड जिस लोगों ने तो स्टॉक के प्राइस 0 हो जाए, उसमें लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, बॉन्ड वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें एक तीसरी बैंक सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क में, उसका भी प्रॉब्लम हुआ है। फर्स्ट रिपब्लिक को तो जेपी मॉर्गन शायद खरीद लेगी। तो ये चीजों में ये है कि अब आगे जो पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो ये प्रॉब्लम आया है, तो उससे ये है कि ये बैंकिंग सेक्टर को, मुझे लगता है स्विस बैंक को जैसे खरीद लिया यूबीएस बैंक ने, स्विट्जरलैंड ने 50 बिलियन दिए, अमेरिका में भी जो लास्ट टाइम इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, उन लोगों ने $900 बिलियन, उस टाइम बाइडेन ही वाइस वही करते थे, इनके पॉकेट बड़े हैं। तो ये एक चीज तो होगी कि बैंकिंग क्राइसिस को अवॉइड करने का प्रयत्न करेंगे, और ये बबल कितना समय तक चलेगा और इसमें ये मेलेस जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो अभी किसी को इतना क्लैरिटी नहीं है। तो 3 या 4 महीने में यदि ये बैंक का स्टेबलाइज हो जाएगा और फेड अब आज बढ़ाएगा नहीं, तो और थोड़ा मार्केट में सुधार आएगा। तो इसमें हमें अब देखना है कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज है, 2022 में ग्लोबल इकोनॉमी पहली बार 100 ट्रिलियन क्रॉस कर गई, जो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अब ये लग रहा है कि क्या होगा, और ये 2037 में इसको 200 ट्रिलियन मानते हैं, जो हम 5 बिलियन कई सालों से कर रहे हैं, 2.5 से 5 और 3.5 से 5। तो ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। हमारे लिए अमेरिकन इकोनॉमी का स्लो डाउन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस और यू के साथ जो आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमें इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जो 2008 में भी नहीं हुआ था, क्योंकि बेसिकली हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसमें अब एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहेगा कि क्लाइमेट चेंज से हमारा समर, खरीफ और रबी पाक कितना अच्छा 2023 में होता है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। हमारे यहाँ मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड मैंने जैसे बताया बहुत कम है, और आईटी बीपीओ लास्ट टाइम ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था 2008 में। इस बार उसमें थोड़ा इम्पैक्ट होगा, पर इतना ज्यादा नहीं होगा। 2008 में एक अच्छी चीज ये हुई थी कि एफडीआई बहुत अच्छा रहा था, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट थे वो सभी कंटिन्यू कर गए थे। वो तो ये एफडीआई चीज पे अलग, हम इसके पे अलग चर्चा करेंगे। मेरी जो आपसे प्रश्न है वो ये है कि अभी जो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए मैं मानता हूँ कि शीघ्रतम इसको फेड को रेट बढ़ाने होंगे, और फिर भी 2% तक लाने में तो उनकी हवा नहीं होगा, निकल जाएगी। नहीं उसी होगा, परिस्थिति में वो नहीं होगा। नहीं होगा। तो उसी उसी परिस्थिति में अ, चूंकि हम भी विश्वग्राम में रहते हैं, ग्लोबल विलेज है, तो रघुराम राजन ने जो कहा था कि वी आर गेटिंग बैक टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, और मिस्टर घोष जो चीफ इकोनॉमिस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये बात को नकारा है कि ये क्वार्टरली बेस पे नहीं होता, सालाना बेस पे होता है, वो जो भी है इनका काम वो कर रहे थे। मगर रघुराम राजन को किसी बायस से प्रेरित होकर कोई चीज कहने की मैं मानता हूँ तब तक जरूरत नहीं थी। तो आप क्या मानते हैं, ये आर वी गोइंग बैक टू द ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 4%, 4.5%? इसमें ऐसा है कि जो ये मानना कि हमें ग्लोबल इकोनॉमी की इम्पैक्ट नहीं होगी, वो तो बहुत गलत बात है। रघुराम राजन अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, आईआईटी आईएम के एल्यूमनी है, उनको
ब्रिटिश बैंक के लिए भी उनका नाम था। तो उनको ये सब करने की कोई ऐसा स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उनके अभी तक उन्होंने कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है कि जो ना लोग कह सके कि वो गलत था। तो अब इसमें ये है कि हमारे लिए दिक्कत क्या होगी? हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं लोग, पर हिंदू ग्रोथ रेट जब कहते थे तब भी मनमोहन सिंह के टाइम में ग्रोथ रेट 7 to 8% था। उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो इकोनॉमिस्ट ये मेंशन नहीं करते हैं पर कि जितना इन्फ्लेशन था, उतना ही सैलरी राइज़, उतना ही पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा था। तो जब आपका इन्फ्लेशन है, उसके साथ आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन की उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि जब इन्फ्लेशन 2% है और आपकी इनकम कम हो रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो 2008 से हमारा ग्रोथ हुआ है, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा था, दूसरी चीज़ ये थी कि जितना इन्फ्लेशन था, इतना ही वेज इंक्रीज़ था, पर कैपिटा इनकम बढ़ी थी लोगों की। और तीसरी चीज़ ये थी कि 35% पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए थे। तो ये एक बड़ी महत्व की चीज़ है कि ये 3 चीज़ें थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम था, इनकम बढ़ रही थी। तो अभी हम देखें तो हमारे लिए जो है कि एक्सपोर्ट जो हमारा है वो जीडीपी का 21% है। एक तो हमारा बेस कम है। मैंने जैसे कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी $100 ट्रिलियन की हो गई। तो आज के दिन में हम 3% टोटल इकोनॉमी में है। उसके बाद 2037 में यदि ये 200 ट्रिलियन होगी, तो हमारी इकोनॉमी उस हिसाब से 6 ट्रिलियन की जगह 10 ट्रिलियन हो, तो देन वी विल बी 5% ऑफ द टोटल ग्लोबल इकोनॉमी। जो लोग प्रोजेक्शन 2047 में देते हैं, वो बहुत दूर की बात है। ऐसे प्रोजेक्शन करने का इकोनॉमी में मेरे ख्याल से कोई नोबेल प्राइज विनर भी नहीं कर सकता। तो इसमें we हमारे are in लिए a dynamic situation to make these kind of projections. I think it will be suicidal. नहीं तो जरूरत ही नहीं होती है। ये शेख चल्दी जैसा है, दीवार स्वप्न देखने का है। उसमें आप 50 Hmm. बोलो 100 बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें एक चीज है कि वर्ल्ड की जो एक्सपोर्ट की है उसमें जीडीपी का हमारा 21% कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का, जबकि वर्ल्ड एवरेज है 29%। वियतनाम का है 93%, एशिया पैसिफिक का है 56%। इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का जो रोल है बहुत ही कम है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस हमें रशिया से अच्छी प्राइस में मिल रहा है, पर इसकी डिमांड साइड के लिए लोगों को इसका कितना फायदा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये दूसरी चीज है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी हमारा 5% ग्रोथ रेट होगा, पर हमारी इकोनॉमी बेसिकली डोमेस्टिक फैक्टर ये 2008 में, इसीलिए एक तो मैंने कहा कि ये इतनी लिंक नहीं है। दूसरी, चाइना में सर्कुलर इकोनॉमी है, अब वो उसी ओर ज्यादा जा रहे हैं। तो चाइना और इंडिया में इम्पैक्ट कम हुई थी। तो ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि चाइना एंड इंडिया सेव द वर्ल्ड एंड दे वर द टू। 2008 की क्राइसिस के बाद सभी कंट्री ने एक्सेप्ट किया था कि दो कंट्री की वजह से वर्ल्ड में बहुत फर्क पड़ा। तो अब हमारा जो बेसिक इकोनॉमी में है तो ग्रोस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 28 से 29%, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 11%, और सबसे ज्यादा है प्राइवेट कंजम्पशन 60%। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 10 साल में 1.5 to 2 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने की बात हो रही है। एक तो ये होना चाहिए, दूसरी चीज प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि इनकम कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, तो इसके लिए अभी बजट सत्र चल रहा है ऐसा कह सकते हैं। तो वो बजट जो आएगा उसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा कंफर्टेबल है, पहले 12 महीने का था, अभी 8 महीने का है। थोड़ी ध्यान रखने की बात है, पर 570 बिलियन डॉलर है, तो वो दुनिया में चौथे नंबर पे है, चाइना जापान स्विट्जरलैंड के बाद। हमारा एक्सटर्नल डेट थोड़ा कम हुआ है। अब ये फिगर है जो आई है कि 3.9% 5.29% से हुआ है। शॉर्ट टर्म डेट इतना ज़्यादा नहीं है, पर इसमें एक दिक्कत यह आएगी कि एफआईआई और एफपीआई नेट सेलर रहेंगे, क्योंकि वो लोग अब अमेरिका से पैसे, जब आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से उनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि रुपीज़ 82 और 83 की दोनों की रेंज में जा रहा है। तो यदि रुपये में 3 या 4% 5% भी कम हो, तो उनके लिए फिर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा
दिक्कत वाला मामला हो जाएगा। पर्टिकुलरली एक चीज़ है कि पार्टिसिपेटरी नोट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, तो ये सेबी रजिस्टर नहीं करता है और एफआईआई का ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेटरी नोट से आता है। तो अमेरिका का ट्रेड अभी $32 ट्रिलियन के आसपास है और 7 इमर्जिंग मार्केट में एक हम है, पर हम फुल्ली ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, जैसे चाइना को कह सकते हैं, इतना हम मिडल इनकम में हैं, तो इतना हमारा बहुत ही जो कहते हैं ना कि ग्लोबल से इंटीग्रेशन नहीं सप्लाई है। चेन रोल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो 4 सेक्टर पे हमारा डिपेंड करेगा, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें गवर्नमेंट को तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ सकती है कि ये हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है, पर इस अपॉर्च्युनिटी का हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेगा। अपॉर्च्युनिटीज़ ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है ग्लोबल रिसेशन में, तो आपको याद होगा कि टाटा ने कई ब्रिटेन में कंपनियां खरीदी थी, कोरस, फिर जगुआर, पर ये सब बाद में आज के दिन में इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रही है। तो हमें एक तो ये बजट में ये आना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम सप्लाई चेन में अब चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं। पर्टिकुलरली सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चिप्स का, जो ताइवान 90% उनके पास टोटल अमेरिका का लिए जो सप्लाई करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक तो जो टैलेंट होती है, अमेरिका में 3 लाख आईटी वालों को निकाल दिया है, जो 6 महीना अमेरिका में रह सकते हैं, बाद में नहीं तो इंडिया वापस आएंगे। तो इसी तरह जो टैलेंट है वो अब रेडिली अवेलेबल होगी, तो नया हायरिंग कर सकते हैं। हेड काउंट रिड्यूस नहीं करना चाहिए जितना हो सके, और फायर सेल प्राइस के अच्छी एसेट खरीद सकते हैं। कुछ कंपनियां हमारी बहुत अच्छा कर रही है, तो वो ये जैसे ये बात तो आपकी सही है, मगर पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है। जो जितना नहीं। बताते हैं उतना भी वो खर्चा नहीं कर पाए। और अभी आने वाले समय में भी इनके पास कोई विंडफॉल गेन आ जाए ऐसे कोई आसार नहीं दिखते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा? इसमें ये है कि जो पिक्चर है आगे, मुश्किल टाइम है, पिक्चर इतना रोजी गुलाबी नहीं है, पर इसमें एक चीज है, कई कंपनियों के पास अच्छा खासा दे कैन रेज द मनी। तो ये फायर सेल में ये होता है, जैसे यूबीएस ने स्विस क्रेडिट $3.2 बिलियन में खरीद ली। कई बड़ी बड़ी कंपनियां कि जो अब यूरोप और अमेरिका में लोग चाइना को बेचने को तैयार नहीं होगा, जैसे सत्यम थी, तो उनको महेंद्र को जो तो कहते हैं कुछ दिए बिना मिल गई। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि जो बड़ी कंपनी है जैसे टीसीएस है, विप्रो है, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि राइट एसेट, राइट कस्टमर एंड एट किसी कॉम्पिटेटिव प्राइस। इसमें गलती की, जैसे टाटा ने जगुआर खरीदा, वो 3 महीना रुक गए होते तो जी खरीद सकते थे, जनरल मोटर्स, उसी प्राइस में उस टाइम पर। ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, पर हमारे लिए दो दिक्कतें हैं। एक तो मैंने जैसे बताया एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या रहेगा, जैसे अभी जो है कि प्याज की प्राइस और ये सब आप देखो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना अच्छा लॉन्ग टर्म, एक साल में क्या फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ने वाली है, इनपुट प्राइस बढ़ने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारा 21% एक्सपोर्ट है, पर एक्सपोर्ट स्लो डाउन होगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ती जा रही है, जो मैंने कहा फॉरेन एक्सचेंज 8 महीने का, और सर्विस सेक्टर जो हमारा 50% ग्रोस वैल्यू है, वो अमेरिका और यूरोप में इम्पैक्ट बहुत बड़ी रहेगी, क्योंकि टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, इनका अमेरिका का जो यदि रिजल्ट देखा जाए, तो लास्ट 6 महीने में स्लो डाउन काफी होता जा रहा है। जैसे मैंने बताया 40 तो इंडियन आप कंपनियां। एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं केतन भाई। आपने एक्सपोर्ट की बात की। एक्सपोर्ट एक तरह से उसको जैसे पैरालिसिस हो गया है। उसका वर्ल्ड ट्रेड में कभी भी 2% हिस्सा नहीं हुआ। अभी भी अब उसका हिस्सा 1.7% के इर्द गिर्द है। तो भारत का एक तो रुपी जो है वो घिसता जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, और दूसरी चीजें कि
भारत के पास ऐसी कोई जादुई छड़ी तो है नहीं कि रात में घुमा दी, सुबह में एक्सपोर्ट हमारी सब पूरे विश्व में पहुंच जाएगी। हमारे यहाँ की जो पद्धतियां है, हमारे यहाँ की जो जो रेट्स है, लेबर प्रोडक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी है, और इससे आगे बढ़ के सरकार के जो हस्तक्षेप है, तो क्या मैं एक्सपोर्ट के बारे में तो उतना आशान्वित नहीं हूँ जितना हम आज तक जिए हैं तो इनवर्ड लुकिंग मार्केट के आधार पे जिए। और इनवर्ड लुकिंग मार्केट भी आज मुश्किल में है क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए वो कम होती जा रही है, खास करके मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल इनकम ग्रुप के हाथ में। वहां भी नौकरियां नहीं है। अब सरकार ने नौकरियां जैसे कि एक फ्लो शुरू किया है, पर वो तो पीनट्स है, तो उससे कोई देश की बेरोजगारी खत्म होगी ये मैं नहीं मानता। और उसका जो प्रोसेस भी है, अगर वो 2024 को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है तो 2024 में उसमें से 50% लोग भर्ती नहीं हो पाएंगे क्योंकि कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से है, कोई और सर्विस कमीशन के जरिए है, फिर उसका वेरिफिकेशन होता है, प्रीलिम होती है, फिर फाइनल होती है, रूबरू साक्षात्कार होता है। तो ये कहाँ कब जाके ये करेंगे सब? नहीं, इसमें दिक्कत तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब में एक पेंशन और सिक्योरिटी थी, वो तो बहुत कम हो गया है। आपने देखा होगा कि वो तो पहले भी 5,000 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बहुत काम करता, अब मॉडल पूरे देश में उसको रेप्लिका किया गया है। इसमें एक चीज है कि एक्सपोर्ट तो बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जैसा आपने बताया बहुत कम है, 453 बिलियन डॉलर है। इंपोर्ट है 723 बिलियन डॉलर। इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट 270 बिलियन डॉलर। ये मैं दिसंबर तक की फिगर बता रहा हूँ कि जो ऑफिशियल है, और ये जो है वो 51% ज्यादा है। लास्ट ईयर 178 बिलियन डॉलर था, इस साल ऑलरेडी इट इज 270 बिलियन डॉलर। तो उसमें हम दो चीज तो कर सकते हैं, एक तो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के लिए भी इंसेंटिव देना पड़ेगा। नहीं, मार्केट वो नहीं होगा किशन भाई। आप समझिए, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ये सरकार की नीतियों ने गला घोंट दिया है। अभी करना टर्नओवर पड़ेगा ना कुछ। बेस्ड व्याख्या कर दी है। 250 करोड़ के टर्नओवर वाली इकाई भी स्मॉल स्केल में आएगी। तो अगर आप बताना चाहें कागज पे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इतना दिया, मगर वो बड़े लोगों को मिलेगा। माइक्रो और रियल स्मॉल स्केल जो है, जो 10-15 लाख की लागत से चलती है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ज्यादा है, वो आप उसको रिवाइव करने का तो सोच ही नहीं रहे हैं। पता नहीं, कोई सरकार में समझ ही नहीं है। नहीं, पर सोचना तो पड़ेगा ना, कुछ करना है आपको, कुछ कहाँ रिजल्ट चाहिए। सोचते हैं? ये तो तो ये स्मॉल स्केल की उन्होंने क्या लिबरलाइजेशन के नाम पे, वो, पता नहीं वो कौन हमने सा इकोनॉमिक्स क्या, या शूमेकर को हमने पढ़ता है या कौन से अर्थशास्त्री को पढ़ता है, समझ में मेरी तो नहीं आता। मगर उन्होंने लिबरलाइजेशन के नाम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट बढ़ा दी, टर्नओवर लिमिट। अब ये क्या खिलवाड़ है? तो नहीं, ये ये तो मैंने मैं मानता हूँ सबसे बड़ी घातक नहीं, चीज अगर कोई है नहीं, स्मॉल तो यही स्केल और है। माइक्रो इंडस्ट्री के रास्ते में विकास नहीं, की, आपकी तो ये बात एकदम टर्नओवर सही है। बेस्ड लिमिट नहीं थी। नहीं, आपकी बात सही है। पहले भी आपने एक बार हमारी डिस्कशन हुआ था, तो इसमें दो चीजें हैं कि कोई भी कंट्री है यूरोप में, तो 40% उनका जो एक्सपोर्ट होता है, इवन जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करती है, पहली चीज। यस। दूसरी चीज, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से आपकी डिमांड साइड स्ट्रांग होगी। तो इसमें आप जितने भी पैसे सरकार खर्च करेगी, तो उतना उसका रिटर्न उसका ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें तीन चीज सॉल्व होगी, एक तो एम्प्लॉयमेंट सॉल्व होगी, दूसरी डिमांड साइड सॉल्व होगी, तीसरी एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट में यदि आप देखो तो कुछ चीजें इंडिया कर सकता है। एक चीज है कि आप एक्सपोर्ट नहीं करता, आप इंपोर्ट सब्सिट्यूशन। आप चाइना का फिगर देखिए कि चाइना का हमारा इंपोर्ट है 118 बिलियन डॉलर और एक्सपोर्ट है 15 बिलियन डॉलर, कि जो 34% हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है। और उसमें एक चीज आप देखिए कि लैपटॉप खाली 4.5 बिलियन डॉलर के हमने इंपोर्ट किए, लैपटॉप खाली। अगरबत्ती की जो स्टिक आती है वो 500 करोड़ रुपया। तो अब ये सब चीजें स्मॉल एंड मीडियम हमारा कर सकती है, उनको इंसेंटिव बिल्कुल। देना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका एक, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, पर जो डोमेस्टिक डिमांड है, जैसे मैंने कहा 60% तो हमारा डोमेस्टिक वो है जीडीपी में, जी। तो वो डिमांड को आप इंटरनली
ये जो आत्मनिर्भर है, स्किल इंडिया, मेक इंडिया, ये यही आता है कि आप ये सब चीजें हैं जो यहाँ कर सकते हो, उसको सब्स्टिट्यूट करके इंपोर्ट को यहाँ बनाइए। खर्चा यदि ज्यादा होता है तो भी आपके लिए फायदा कारक है। अब हमारे दो बिग ट्रेड पार्टनर है, यूएस है $131 बिलियन, चाइना है $118 बिलियन। चाइना का मैंने बताया इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन होने जा रहा है। अमेरिका में हमारा $30 बिलियन ट्रेड सरप्लस है, $80 बिलियन एक्सपोर्ट भी बढ़ा नहीं है, और $30 बिलियन। तो ये जो है कि चाइना का खाली ट्रेड यू और अमेरिका के साथ ही $2 ट्रिलियन है। तो हमें एक्सपोर्ट को तो, मीडियम और स्मॉल को तो कैसे भी, आपकी बड़ी इंडस्ट्रियां बढ़ेगी, उससे जॉब क्रिएट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के दिन में एक तो एआई आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, कॉस्ट तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए करना पड़ेगा। पर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री में आप लेबर इंसेंटिव, जैसे कि टेक्सटाइल है, ये सब है। तो अब हमारे यहाँ जो चीजें, हमारे यहाँ का एक, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कई सालों से कि 10% मार्केट के लिए कैटर करने के लिए सब चीजें हो रही है, बाकी जो 90% है, तो इसमें वियतनाम और बांग्लादेश कि जो टेक्सटाइल का हमारा पूरा मार्केट था, एक वर्ल्ड में भी हमारी मोनो अच्छी खासी थी, वो सब चला गया। उसकी एक वजह ये थी कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तो इन सब के लिए कैटर करने के लिए यदि क्वालिटी अच्छी की होती, उन्होंने पूरा जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफी अच्छी चलाई होती, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। अब दूसरी चीज एक ये हो रही सप्लाई चेन कि जो हम सोचते हैं, तो इसमें वियतनाम जा रहा है, साउथ एशिया जा रहा है, तो सबसे बड़ी चीज लोग जो मिस कर रहे हैं वो लैटिन अमेरिका है। जी अभी लैटिन अमेरिका गए थे, जर्मन चांसलर गए थे, तो लैटिन अमेरिका में चाइना रिलोकेशन का करने की कोशिश कर रहा है, रेयर अर्थ मेटल के लिए भी कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा मैं आपको एक फिगर देता हूं कि चाइना का लैटिन अमेरिका के साथ ट्रेड है $310 बिलियन, हमारा ट्रेड है $17.5 बिलियन। तो लैटिन अमेरिका में ब्राजील इतना बड़ा, बहुत ही कॉम्पिटेटिव कंट्री है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी नो हाउ अच्छा है। वो 90s में अल्कोहल वाली मर्सिडीज गाड़ी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे, वो अल्कोहल से गाड़ी चलती थी 50%। तो यदि चाइना ट्रांसलोकेट लैटिन अमेरिका में करता है, तो ये अगेन हमें एक चीज मिस कर जाएंगे। ये तो ये समय सब था केतन भाई, एक समय था जब हमारे वहां जो निकास होती थी मैन्युफैक्चर गुड की, उसमें 35% सीधा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की प्रोडक्ट थी। और अगर इनडायरेक्टली जो वो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सप्लाई करते थे, वो अगर इसके साथ जोड़ा जाए तो करीब 50% के करीब निकास की जो चीजें थी वो स्मॉल स्केल से आती थी। हमने उसकी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी है, और तो ये तो है, माइक्रो इंडस्ट्री की तो बात नहीं रही। तो ये तो है कि 40% तो मैंने कहा कि हर एक कंट्री में अच्छी क्वालिटी का, ये कंपनियां मिलियंस ऑफ हाँ, डॉलर में, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पर वो तो हमारा हुआ। वो उसके साथ साथ अब ये कई सालों से हम आत्मनिर्भर और जो करना चाहते हैं स्किल इंडिया का बेसिकली क्या है कि आप ऐसे लोगों को स्किल दीजिए कि जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री में काम कर सके, और जो क्वालिटी है बढ़े, लेबर फोर्स की आउटपुट बढ़े। तो क्वालिटी आपको बढ़ानी है तो आपको ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको तो आप बंद कर ही सकते हो। अब लैपटॉप जैसी चीज, आप कहोगे कि हम चिप्स बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, पर आप लैपटॉप $4.5 बिलियन के इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंडिया में क्यों नहीं बन सकते? और ये कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं, छोटी छोटी भी कर वो सकती है। आप तो संस्कृत जानते हैं। आपका संस्कृत की जानकारी काफी अच्छी है जैसे मैं समझता हूँ। तो हाँ, उसमें संस्कृत मेरे को डपोर आती है। शंख की वार्ता आती है। वो डपोर शंख, वो इच्छा वृत्ति पूरी करने वाला जो असल शंख होता है, उसके बदले में कोई बदल देता है उसको, और फिर ये लोग इनकी पूजा अर्चना वगैरह करके मांग करते हैं। तो वो जवाब देता है कि लक्षम ददामी, अयुतम हम्म, ददामी, न ददामी एक कपर्दिका, हम्म। ઠકોર શંખોસ્મી। હું લાખ આપીશ, અબજ આપીશ, પણ એક કોડી નહીં આપું, કારણ કે હું ડકોર શંખ છું. એટલે अरे ये तो આ કેમનું ચાલે છે જ ખબર નથી પડતી. ફોર whom the bell stall. આમાં એવું છે કે વચને શું કિમ દારિદ્ર્યમ, એટલે હવે જે કહેવાય કે એક્સપર્ટ્સ કે
તો જો તમે એનાલિસિસ સરખું ના કરો અને એમાં ભૂલ કરો, તો મેં પહેલા કહ્યું કે 23 इज अ डिफिकल्ट ईयर एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत चेंज थी, बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। तो इस परिस्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो तो हमारे सामने एकदम पिक्चर पूरा क्लियर है। तो इस परिस्थिति में स्मॉल मीडियम स्केल को बढ़ाना ही पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा और एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छी तरह इस साल देखना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें होगी तभी डिमांड साइड में जो हमारी इकोनॉमी, हम सोचते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन बनाना है, तो वो 5 ट्रिलियन बनाने के लिए 8% ग्रोथ रेट लाने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक फ़ायदा है कि हमें एनर्जी क्राइसिस हम नहीं फेस कर रहे हैं। हमें ऑयल रशिया से इतना महँगा नहीं मिल रहा है। तो ये आप सब ये चीज़ों कोई का आसार देखते हैं, आप इसे कोई आसार देखते हैं जिसमें चूंकि हमें रशिया से काफी वॉल्यूम में ये ऑयल वगैरह मिल रहा है, तो इस देश में क्रूड और पेट्रोलियम के भाव कम हो, तो ऐसी कोई शक्यता है आप देखते हैं? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा है कि $140 पे क्या भी हमें करना चाहिए, क्या आपकी राय क्या है? करना सपोज यू करना आर द फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाट यू नहीं, वुड मैं तो advise? फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ, पर करना ही इसलिए चाहिए कि 2 चीज़ें हैं। एक तो इससे इन्फ्लेशन कम होगा, महँगाई कम होगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ट्रांसपोर्ट से लेके हर एक चीज़ में इम्पैक्ट करता है। और तीसरी चीज़, लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे, तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये तो करना चाहिए, क्योंकि हमें कई बार $0 पे भी पेट्रोल ऑयल में एक बीच में ऐसा टाइम आया था कि चाइना ने $0 पे खरीदा था, 20-30 पे। तो ये चीज़ें हैं कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके एक एक कोहेसिव पॉलिसी बनेगी होलिस्टिक, तो ही पिक्चर में थोड़ा अभी रोज़ी रहेगा। अदरवाइज़ ये जो है कि 7 कलर व्हाइट में होते हैं, पर उसमें कौन-सा कलर दिखेगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये अब बजट जैसा आता है, तो बजट के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या पॉलिसी होगी। पर ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये यूक्रेन वॉर सब इस समय का बजट तो आप कवर टू कवर पढ़ो, उसमें कुछ समझ नहीं आता। मैंने आज तक करीब मोर देन 40 बजट्स एनालाइज किए हैं पब्लिक के सामने, और करीब करीब हम ऑन टारगेट रहे हैं। इस समय का बजट पता नहीं चलता क्या करना, बजट का फोकस क्या है, इनका इंटेंशन नहीं। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव स्टेट किया जाता है कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस बजट ब्रॉडली, एंड देन व्हाट यू इवैल्यूएट जो बजट में, दैट इज रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव। तो हमारी डेटा फाइनेंस मिनिस्टर की तो इतनी ब्यूटी है, जेएनयू एजुकेटेड, कि पता नहीं चलता अगले साल उन्होंने क्या कहा था, ये साल क्या करे, ये साल में भी 10वें पेज पे क्या कर रहे हैं, एंड में क्या कर रहे हैं, इस बजट में निष्कर्ष क्या निकालोगे आप? नहीं, ये डेटा तो आना ही चाहिए। डेटा जब तक ठीक से नहीं आएँगे, तो दिक्कत रहेगी। मुझे याद है, मेरी सबसे पहली डिबेट बजट की थी आपके वहाँ, बकुल भाई धोड़किया के साथ। तो उस टाइम भी यही बात हुई थी कि जो बजट में लिखा गया है, उसके जो गोल है, और उसके लिए जो स्टैटिस्टिक होता है, उसमें यदि क्लैरिटी नहीं आएगी, ये चीज़ है थोड़ी कि आएगी। इकोनॉमी इकोनॉमी मैथमेटिक्स जैसा है और वो साइक्लिक है। तो इसमें यदि आप ठीक से उसका अध्ययन किए बिना करोगे, तो आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे इकोनॉमिस्ट की पूर्व धारणाएँ गलत निकली है। इसका एक ही वजह होती है कि यदि आप, आईएमएफ हमेशा गलती करता ही रहता है, आईएमएफ जहाँ जाता है वो कंट्री भी काफ़ी दिक्कत में आ जाता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप प्रोजेक्शन ठीक से नहीं करोगे, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे और प्रैग्मेटिक वे, मैंने कहा कि जो कोई चारा नहीं है कि आपको ये करना है, तो ये जब नहीं होगा, तो इसकी इम्पैक्ट तो आएगी। और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे आएगी? अपर मिडल क्लास और पुअर पीपल, जो मैंने पहले कहा कि ग्लोबल रिसेशन का। तो आशा रखते हैं इस बार अच्छा आएगा। अगले साल इलेक्शन है, इसलिए भी कब कुछ अच्छा आएगा? इस बार तो बजट ही नहीं आएगा ना, बजट अब तो आएगा वोट तो ऑन अकाउंट सही। आएगा। नहीं, वो करेंगे, कुछ तो करेंगे। ये व्हाटएवर अकाउंट वोट मीन्स ऑन अकाउंट आएगा, वोट ऑन अकाउंट में सिवा की जो चालू खर्चे हैं उनके लिए हाँ, तो उसमें भी प्रोविजन वो करने के बाहर वो कुछ नहीं कर सकते। खैर ये सरकार तो डायनेमिक है, कुछ भी कर प्रो सकती है वैसे चाहे तो, मगर अभी तो उनपे 1 साल बजट सरकार के बाहर चलानी भी है, काफी चीजें तो उसको
अनाउंस कर सकते हैं हाँ, बजट एक साल बजट अभी। आने वाला हो और बजट के बाहर फाइनेंस मिनिस्टर कुछ डिक्लेरेशन करे, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाता था एक जमाने में। अभी तो अब वो प्रिविलेज माना जाता है, ब्रीच तो चला गया। ये वो अभी फाइनेंस ये है मिनिस्टर कि इलेक्शन में एक साल की देरी है, तो एक साल तक जो करना है तो पॉलिसी बना के उसको अनाउंस करना ही पड़ेगा, चाहे वो किस उसको कौन सा जामा पहना है, पर ये करना पड़ेगा, ये तो हकीकत है। और इसके बिना ये कोई ऐसा नहीं है कि आप हर 3 महीने में डिसाइड करो, 3 महीने में रिवैल्यूएट करो, एक साल का तो बनाना ही पड़ेगा। अब वो कैसे क्या आता है, क्योंकि मार्च तो है, तो अब देखते हैं कि क्या वो जब आए तभी हमें एक पिक्चर मिलेगा कि आगे इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। पर परिस्थिति मैंने जैसे कहा अपॉर्चुनिटी है, पर कठिन समय है, और ये यूक्रेन वॉर अभी खत्म होने वाली है नहीं। तो इस परिस्थिति में अमेरिका और चाइना के बीच यूरोप का जो पूरा ये चल रहा है, तो सप्लाई चेन में भी दिक्कत होगी और ट्रेड वॉर जैसा होने वाला है जो ऑलरेडी अनाउंस है। तो इस परिस्थिति में हमें सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि हम एक त्रिशंकु आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा माइथोलॉजी में है कि वो स्वर्ग में भी नहीं जा पा रहा था, नीचे भी नहीं आ रहा था, अभी हम बीच में हैं। तो ये पहले नॉन अलाइड और G77 वाला मामला नहीं है, तो इसमें हमें किस ओर जाना, कैसे रहना। अदरवाइज ये त्रिशंकु वाली परिस्थिति एक बहुत ही गंभीर हो सकती है। इसलिए खतरनाक हो सकते हैं। मुझे आशावाद है, पर यदि नहीं हुआ तो फिर अभी आगे हम 3-4 महीने में देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि हाँ, इलेक्शन वो ईयर है। तो जैसे जैसे द कैनवास इज अनफोल्डिंग, वी विल और कीप रिविजिटिंग दिस इशू। और दूसरा ये जो बैंकिंग क्राइसिस है उसका भी 5-7 दिन में क्लियर होगा, उसकी भी इम्पैक्ट आएगी। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम देख इसके लिए भी फिर बाद में इंडिया को तैयार होना पड़ेगा। फेड रेट 2 बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा, हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रूपी वीक होगा। तो ये सब परिस्थिति में ये है कि वी रिक्वायर वेरी प्रैग्मेटिक एंड क्लियर हेडेड अप्रोच। उसे कौन बोल रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो इकोनॉमिस्ट है, हमारे इकोनॉमिस्ट भी दुनिया में उनका नाम है। अभी तो क्रेडिट कार्ड का है, वर्ल्ड बैंक का भी शायद ये बग्गा जी नहीं बने। समझता कि रघुराम राजन को on a very trivial technical issue that he has relied upon the quarterly growth rate, which is dynamic, because if the earlier year gets corrected or even this get corrected, तो अरे भाई डायनेमिक है तो एवरेजिंग का भी एक नियम होता है। तो बोलो ना इसमें कि ये है I mean the better way could have been that when a person like Raghuram Rajan says we will consider it, or we will be sort of keeping a vigilant eye on that. हमारी धारणा के मुताबिक शायद पूरा साल का जब आ जाए तब ये परिस्थिति बदल नहीं, सकती है, क्योंकि जो नहीं क्वार्टर इसमें रेट है बदल सकती तो ये इकोनॉमी में यही होता है कि प्रोजेक्शन करते हैं आप। है। आपको एक कुछ तो पता चल गया कि कोई पेशेंट आता है, उसके आपको सब चीजें पता नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर आपको आगे पता चलेगा। अभी जेपी मॉर्गन जो था कि उसका जो डिमांड था उसने 2008 में कहा था बैंक नहीं लेनी चाहिए, वही खुद फर्स्ट खरीद रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी चीजें आयन जैकेट उसमें रहती है। 3 महीने बाद क्या होगा उसका भी थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है। और ये लोग तो इकोनॉमिक्स में कई सालों से, इसलिए ये कहना कि क्वार्टर तो एक है कि बूंद बूंद से एक हौज बनता है, और ये क्वार्टर क्वार्टर से पूरा ईयर बनता है। तो 3 क्वार्टर की जो ट्रेंड है, Even a responsible person like Mr. Ghosh, who is the chief economist of the State Bank of India, makes this kind of a statement. It is surprising. I mean, no level-headed person would ever do that. अब ये तो बोस साहब की चीजें बोस जाने, उसको तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। पर 3 महीने बाद तो पता चलेगा ही कि सही क्या था, हाँ, गलत क्या था। तो આપણે प्रत्यक्ष हम की ગુજરાતી में बोलते हैं ना, मामाનું ઘર કેટલે દીવો બળે એટલે. એટલે प्रत्यक्ष हम की प्रमाणम, એટલે ये तो आगे पता चलना है। इसलिए इसमें ये है कि मैंने पहले भी कहा कि प्रैग्मेटिक बहुत कठिन समय है। तो इसमें एक छोटी-मोटी स्टैटिस्टिकल चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं है। ओवरऑल पॉलिसी प्लानिंग करना पड़ेगा, और वो पॉलिसी कैसे बनाएँगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उससे आपका आगे का 2 या 4 साल का इकोनॉमी का
चित्र क्लियर होगा, क्योंकि ये पैंडेमिक के बाद, यूक्रेन वॉर के बाद अगेन एक और, और तो अभी 3 या यूक्रेन वॉर में भी शायद पलड़ा थोड़ा रशिया की ओर झुक रहा है। कुछ नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब ये जो है कि प्लेन देने का, स्लोवेकिया ने 13 प्लेन, या पोलैंड ने बोल दिया है टैंक आएगी, बल्कि जापान का प्राइम मिनिस्टर इंडिया से सीधा यूक्रेन गए, कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी वॉर जोन में कोई भी जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कभी विजिट नहीं किया। तो ये मैंने कहा ना कि ये जो चाइना रशिया की ओर गया, तो चाइना, मुझे नहीं लगता है रशिया को ज्यादा मदद कर पाएगा। वो अपना सप्लाई चेन $2 ट्रिलियन का बिजनेस खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। वो एक शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा वो कहना मुश्किल है। पर सबसे बड़ा हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि चाइना को बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि जहां से अमेरिका यूरोप गए वहां चाइना ही उसमें करेगा। इसका मतलब कि रशिया अब एक सब्सिडियरी, चाइना का सब्सिडियरी पावर बन गया है, और उनको ऑयल मिल रहा है, उनको गैस मिल रहा है, और साथ साथ पूरा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो चाइना और रशिया अब यूरोप और अमेरिका ऐसे देखते हैं कि दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है, दो दोनों पहलू है, एक ही है। दो अलग अलग पहलू पर इसमें चाइना को बहुत ही फायदा होगा, और इसे हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अब इसको काउंटर करने के लिए हमें यूरोप अमेरिका से क्या मिल सकता है। तो ये मैंने कहा ना, त्रिशंकु जैसी हालत में रहना लॉन्ग टर्म में कभी कोई भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं रहता है। अब वो है। एक और भी जमाना, कहते हैं, एक और भी मान्यता हमारे, हम स्वभावगत तरीके से हम लोग खास करके गुजराती दिल के बहुत सीधे होते हैं, भोले भाले। तो कई लोग यह सोच रहे हैं कि हम क्वाड में जुड़े, G20 में जुड़े, तो इंडिया पे अगर किसी ने कुछ किया इंडिया के साथ, तो सब देशों की सेना उतर पड़ेगी। अब आपको लगता है ऐसा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप नाटो का है, तो नाटो यूक्रेन को हेल्प कर रहा है। क्वाड है, उसने अभी तक हमने चाइना का नाम नहीं लिया है। क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। तो इसमें ये हो सकता है सब मदद करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि कोई हमारे लिए लड़, इवन जापान। अब अमेरिका में तो आजकल ये डिस्कस हो रहा है लास्ट एक वीक से कि ताइवान जाए तो क्या करना चाहिए, कि क्या नहीं करना चाहिए। तो ये ताइवान भी कोई इतना, तो ताइवान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लोग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में लोग नेशन फर्स्ट, और दूसरा आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी है, कोई नहीं आता है। ये एक बहुत ही सिंपल बात है। नाटो और अमेरिका एक रहेंगे, जापान कोरिया रहेंगे। आप अभी उसमें इतने इंटीग्रेट नहीं हो कि आपको, जो कैसे लोग जो कहते हैं कि क्वाद है या G7 ने बुलाए हैं, G7 में कई कंट्री को बुलाते हैं, हम लास्ट टाइम भी गए थे, इंडोनेशिया आएगा, कई कंट्री आएंगे। तो अब जो वॉर है वो ट्रेड वॉर ज्यादा रहेगी, कोई बड़ी वॉर नहीं होने वाली है। पर ये ट्रेड वॉर में इसलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया को इकोनॉमिकली 8 से 10% ग्रोथ रेट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जितना भी जल्दी हो सके एआई, रोबोटिक्स, ये सब, ये पूरी टेक्नोलॉजी ये इंटीग्रेशन आठ से करनी दस पड़ेगी। प्रतिशत ग्रोथ रेट कहाँ से आएगा, किस डायरेक्शन से आएगा? ये तो आपको ये जैसे मैंने कहा कि R&D, रोबोटिक्स, एआई, अभी तो तो जो आर सेक्टर, एन डी तो अभी 2024 तक तो R&D कौन सी सीट कहाँ जीतते हारते हैं उस पे चलेगी। नहीं, वो तो अब मैं कहता हूँ ना कि जो जो नहीं हुआ वो तो हमें पता है क्या हाँ। करना चाहिए। अब नहीं अच्छा, करेंगे। ये आपकी वेल मीनिंग रिकमेंडेशन है? ये रिकमेंडेशन ही है, तो अभी तो कुछ है नहीं, मैंने कहा ना। अब ऑब्जर्वेशन पॉलिसी है, डिक्लेयर करें, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन है। लेट अस टोन इसको इट ये डाउन टू बी इसको ये एक्सेप्टेबल इन डिप्लोमेटिक पार्लेंस। नहीं, इसको ये ये कह आपके सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन से। दिस इज द पाथ अहेड। अब इसमें जी। होगा नहीं होगा, ये तो मैं या आप नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे। ना ना। तो ये, और पाथ यही है, और कोई रास्ता है नहीं। सो दिस इज द ओनली वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। एषः ते और ये, पंथः। यस, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि, इस पे हम्म। काम करना पड़ेगा। ये जो कृष्ण ने कहा था ना पार्थ को, कि पार्थ ने कहो चढ़ावे बाण, कि नाउ अर्जुन, यू फाइट योर वॉर, बी रेडी, दैट्स ऑल। तो ये हम तैयारी नहीं करेंगे कृष्ण तो कौन और कोई होगा? चलेगा कृष्ण कौन है। से देश से आएगा? कृष्णा हमारे देश के ही थे ना। ये तो अब ऐसा है कि जो लीडर है विजनरी होना चाहिए, प्रैग्मेटिक होना चाहिए। कृष्णा कोई ऐसा नहीं रोज रोज आएंगे, ये तो पॉसिबल भाषण नहीं है। नहीं आएंगे? ये सद्बुद्धि,
गॉड गिव विजन, वो जो कहता है ना, अनो भद्रा क्रतवयंतु विश्वतः, ऑल गुड थॉट्स एंड विजडम फ्रॉम द ग्लोब कम टू यू। तो ये आएगी, ये सोच यार, सकते हैं। आप बहुत ज्यादा अपेक्षाएं प्लांट कर रहे हो। हम हमें सब गुलाबी गुलाबी दिखने लगा है। अभी आप तो आए उसी में, उस समय आपका चेहरा भी इतना गुलाबी नहीं दिखता था जो अभी दिख रहा है हमें। जो आज और लाइट हम अच्छी है। बिल्कुल मस्त है। वो कान्हा बजाए बांसुरी और ग्वाले बजाए मंजीरे, गोपियां नहीं नाचे मैं छुमक छुम, नाचे छुमक छुम। नहीं मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट, मैंने मेजॉरिटी नहीं, कॉमर्स में काम ऑप्टिमिज्म किया है। तो देखिए, नहीं, हमें तो यहाँ रहना है तो ऑप्टिमिज्म के साथ ही रहना होगा, मगर हमें ऑप्टिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म इस तरह का है कि भगवान ने बोला है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य वो नहीं तदा। होगा। वो वो तो हमने आएगा, लास्ट उसने टाइम प्रॉमिस दिया है। वो मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि एक युग में एक भगवान आते हैं। तो ये अभी हम्म। ये उसमें हजारों लाख साल की बात है। पर मैंने हमेशा कॉमर्स में काम किया, मैंने हमेशा देखा है कि 3 साल में ट्रेड डबल हुआ है, एफए हुआ है। हर चीज हो सकती है, खाली करनी चाहिए। और नहीं, ये आई कोई, एग्री। ये रॉकेट साइंस है ही नहीं। इसमें ये ना कि रघुराम राजन बोलते हैं, पनगैया बोलते थे, वो क्या करके गए। तो ये है कि जब सीट पे बैठे तब काम करें और पॉलिसी बनाएं और इसको इम्प्लीमेंट करें। 100% हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। हमारे जी। 300 फर्स्ट में सीएफओ सीईओ है, ये यहाँ से ही गए थे, यहीं पढ़े थे। हरगोविंद खुराना 400 की जॉब नहीं मिली थी, नोबेल प्राइज लाया है। चंद्रशेखर एमएस में पढ़े थे। हो सकता है, पर दे आर नॉट द रूलर। तो उनको ये, आप हम अपेक्षा रखिए कि ये करेंगे या मैं करूंगा या आप करोगे, नहीं। जो है वो कृष्ण भगवान ने वहां बिठाए है उनको, उनको ये काम करना है, वो So one करेंगे। has to bear, one has to bear one's cross. यू हैव टू कैरी योर क्रॉस। सो अच्छा, carry your cross बताओ। और वो क्रॉस सबसे ज्यादा कौन कैरी करते हैं? गरीब लोग और मिडिल क्लास और अपर नहीं, मिडिल आज क्लास थॉट करते कि हैं। अगर आप क्रूसिफाइड होते हैं तो यू हैव टू बेयर योर क्रॉस। नहीं, वो कैरी क्रॉस तो क्रिश्चियन में तो हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म भी है, तो हमारा तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए इसको तो हम क्रॉस को तो नहीं कहते हैं। पर हम ये कह अच्छा, सकते चलो हैं कि फाइनल हम कंक्लूजन की ओर जाए तो हमारी चर्चा शुरू हुई थी बैंकिंग क्राइसिस से, यूएस स्विस इंटरवेंशन से, possibility of world over some crisis of this nature popping up, possibilities of American economy not growing the way it should have grown, the possibility of Indian economy not hitting the growth rate as it is projected to be, but somewhere below that. And in wake of this, no rocket science is available which will help India sorting out the issues like unemployment, the issues like this small scale industry and other. If there is a way, there is a will. If there is a will, there is a way. आपकी एक बात से तो मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि कृषि को अगर आपने इस सारे में, अगर कृषि को आपने कहीं ना कहीं निराश किया या अनदेखा किया, दैट विल बी द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल स्नेक। सही बात है आपकी, क्योंकि एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जैसे बताया कि $600 बिलियन का ईयू पैकेज दे रहा है। तो जीडीपी का एक पोर्शन इन्फ्लेशन कम करने के लिए, ये रेवड़ी जैसा नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है कि जो लोग हैं उनके जेब में पैसे जाए, इन्फ्लेशन कम हो, प्राइसेस कम हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ही जो कदम उठाने उठाने पड़ेंगे। और ये कदम यदि नहीं उठाए तो फिर इसमें ये है कि इकोनॉमी तो ऐसी चीज है कि आपने जितना इनपुट है, वो इनपुट आपने ठीक से सही जगह लगाया, उतना आउटपुट होगा, और कुछ होना नहीं है। तो वेस्टफुल सही एक्सपेंडिचर है। कम कर देना चाहिए। और जो इसमें ये भी है, कई चीजें कम हो सकती है। तो ये अभी सबसे ज्यादा इस साल इंपॉर्टेंट होगा एग्रीकल्चर। दूसरा, मिडल, लोअर मिडल और पुअर पीपल, दे विल गेट सम सब्सिडी। एंड इवन जो मैंने कहा कि जो जो यूरोप में कहा है, किया है, एनर्जी में उनको दिया है, तो ये सब उनको मिलना चाहिए।
एंड मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा, जो करना एम्प्लॉयमेंट पड़ेगा। जनरेशन करेगा। ये 3 चीज़ों के जी, सिवा मुझे नहीं लगता है कि कोई मिरेकल होगा या कोई चमत्कार होगा, और ये चीज़ें मैं स पूर्णतः बहुत सहमत हूँ डिफि आपसे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये हो सकती है। और इम्पोर्ट सब्सिडी जो जी, मैंने लास्ट में कहा कि चाइना से it $100 बिलियन का it may मँगाते be हैं, difficult, but it is not impossible. सब हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा जी, नहीं है कि हमने नहीं किया, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, हमने मिल्क रिवॉल्यूशन जी, किया, आईटी रिवॉल्यूशन किया, तो इंडिया ने जी। किया भी है, स्पेस में हमने बहुत अच्छा किया है। सो ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते, We have the capability provided you कैपेसिटी, have a right kind of a policy because पॉलिसी, government यस। invariably is a player there. So that is where जो प्रश्न आता है वहां आता है। तो केतन भाई, मैं समझता हूँ कि हम फिर से इसको रिविजिट करेंगे, करते रहेंगे। इसके बाद हमें ये भी रिविजिट करना है जो अभी और भी मुद्दे निकल के आ रहे हैं अर्थव्यवस्था से जुड़कर। तो आज हम यहाँ रुकेंगे। दर्शक मित्रों, ये जो बात कही केतन भाई ने काफी मायना रखती है। हमारे जो समस्याएं हैं वो हमें खुद ही उसके उकेल ढूंढने हैं। कोई ऊपर से आकाश से या दिल से आके हमारी समस्याओं के उकेल ढूंढे, ऐसा नहीं होना है। दूसरा कि ये जो चीजें हैं जैसे कि लघु इकाइयां हैं, माइक्रो इकाइयां हैं, उनको जीवित करनी होगी। कृषि को बढ़ावा देना होगा और नौकरियां बढ़े और ज्यादा लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आए, ऐसे उपाय भी करने होंगे। अगर ये करते हैं और फिजूल खर्ची काटते हैं तो मैं पूर्णतः केतन भाई के साथ सहमत हूँ कि टास्क मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल यानी कि अशक्य नहीं है। तो हम अपेक्षा करें कि अब हम सही मायने में सही दिशा में हमारी अर्थव्यवस्था को लेके जाए। जिसका जो भी योगदान हो सकता है वो उसमें करें। ये सब चर्चाएं में न पक्ष जीते न विपक्ष जीते, जीते एकमात्र भारत, जिसकी जीत में हमारी सबकी जीत है। जब तक केतन भाई ने ये बात कही कंट्री फर्स्ट, ये सबसे आज की चर्चा का अगर मुझे एक क्रीम निकाल के एक सेंटेंस की तरफ कर लेना है तो वो है कंट्री फर्स्ट। जब तक हम कंट्री फर्स्ट की बात में नहीं आएंगे, जब तक भूल भुलावे में खेलते रहेंगे, जब छोटे मुद्दे मुद्दों पर राजनीति करते रहेंगे, जब चुनावी रणनीति ही हमारा सर्वोच्च कल्याण बना रहेगा, तो इस देश के ऊपर आने वाली तकलीफ है, मुश्किल है, इतनी भयावह होगी, भयानक होगी कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मगर ये आखिर तो देवों की भूमि है। एंड मैं भी केतन भाई की तरह ही भविष्य में विश्वास रखता हूँ, सकारात्मक विश्वास रखता हूँ। पॉजिटिविटी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स विच कैन गिव अस सोलेस इन दिस सिचुएशन। तो हम आशा करें कि सब अच्छा हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इस भावना के साथ मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास इस चर्चा को विराम की ओर ले जाता हूँ। मिलेंगे फिर एक बार, फिर एक नए विषय के साथ। केतन भाई, आपके भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार है, आपने समय निकाला और आप जब 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 हमने आपसे विनती की है आप हमेशा उदार रहे हमारे। माय प्लेजर। तो मेरे दर्शक मित्रों की ओर से आपको मेरी आप नवरात्रि में छुट्टी सबको कह है। सकते हो, अभी नवरात्रि तो चल रहे हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये, यह सबके में सही सर्वमंगल है। मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी। नमस्ते। तो हमारे यहाँ अभी आज नवरात्रि नहीं बैठती है, पंचांग के मुताबिक कल बैठने वाली है। तो ये नहीं, कोई चलता बात रहता है नहीं। थोड़ा बहुत। भावना मुख्य है ये, और चैत्री नवरात्रि का एक विशिष्ट महत्व है वो किसी भी है, साधना करने के लिए। चैत्री नवरात्रि व्रत जप की नवरात्रि है। व्रत वाले ये जैसे शारदीय नवरात्रि का अलग महत्व है और बाकी की ये दो गुप्त नवरात्रि है। ये नॉर्थ में ज़्यादा होती है, तो लोग बहुत ही जी, धार्मिक और सब खान-पीन सभी में इतना काफ़ी, जो कहते हैं ना, एक जी। माहौल, वो बड़ा धार्मिक स्पिरिचुअल हो जाता है। तो इसकी जय माता दी। आशा रखते हैं कि सभी का भला होगा और देश का भी कोई यस, एक कल्याण होगा। सर्व मंगल जी। मांगल्ये। धन्यवाद। नमस्कार।